नमस्कार। भारत के अंदर ही एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो 50 सालों से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी लंबे संघर्ष की जिसे हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक किसान की अपनी जमीन की लड़ाई एक ऐसे खूनी संघर्ष में बदल गई जो आज तक चल रहा है? इसकी जड़ें एक अकेली घटना में छिपी हैं। एक तारीख 1 अक्टूबर 2003। जरा कल्पना कीजिए, एक के बाद एक 17 लैंडमाइंस फटती हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की कार हवा में उछल जाती है। वो तो बच गए, लेकिन ये हमला इस बात का एक छोटा सा सबूत था कि ये आंदोलन कितना ताकतवर और खतरनाक हो चुका था। पर यह ताकत आई कहाँ से? इस सोच के पीछे की विचारधारा क्या थी? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो देखिए, नक्सलवाद की कहानी भारत के किसी गांव से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें असल में भारत से हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी में है। साल था 1848, जब एक दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा विचार दुनिया के सामने रखा जो इतिहास बदलने वाला था। मार्क्स का ये सिद्धांत, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, बहुत सीधा और सरल था। उन्होंने कहा कि समाज में दो ही वर्ग हैं, एक मालिक यानी पूंजीपति और दूसरा मजदूर यानी श्रमिक, और ये मालिक हमेशा मजदूरों का शोषण करते हैं। मार्क्स ने कहा कि अगर मजदूरों को इंसाफ चाहिए तो उन्हें सत्ता छीननी होगी, भले ही इसके लिए हथियार क्यों न उठाने पड़े। ये एक ऐसी सोच थी जिसने दुनिया भर के गरीबों और शोषितों को ये बताया कि उनकी गरीबी उनकी किस्मत नहीं, बल्कि एक सिस्टम की बनाई हुई साजिश है। और फिर ये विचार एक चिंगारी की तरह फैलने लगा। जर्मनी से ये पहुंचा रूस, जहां 1917 में लेनिन ने दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनाई। और फिर वहां से ये विचार पहुंचा भारत। सोचिए, उस समय के भारत में जहां जमींदारी प्रथा थी, जहां गरीबी और शोषण आम बात थी, वहां इस विचार को फैलने के लिए इससे बेहतर जमीन और क्या हो सकती थी? तो अब तक ये सब सिर्फ एक विचार था, किताबों में, बहसों में। लेकिन अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में, नक्सलबाड़ी। यही वो जगह है जहां ये विचार पहली बार एक हिंसक हकीकत बनकर सामने आया। कहानी है बिमल किसान नाम के एक आदिवासी किसान की। साल था 1967। अदालत ने फैसला सुनाया कि जमीन बिमल की है, कानून उसके साथ था। लेकिन जब वो अपनी ही जमीन पर कदम रखने गया तो जमींदार के गुंडों ने उसे पूरी तरह पीटा और वहां से भगा दिया। सोचिए, कोर्ट का ऑर्डर हाथ में है, फिर भी बेबसी। ये वो पल था जब सब्र का बांध टूट गया। अब बिमल किसान अकेला नहीं था। वो मदद के लिए पहुंचा स्थानीय कम्युनिस्ट नेताओं चारू मजूमदार और कानू सान्याल के पास। और फिर जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। करीब 150 किसान और आदिवासी इकट्ठा हुए, हाथों में तीर कमान लेकर। उन्होंने मिलकर जमींदारों पर हमला बोल दिया, उनकी जमीनें छीन ली और उनका अनाज लूट लिया। एक अकेले इंसान की लड़ाई अब एक पूरे समुदाय के विद्रोह में बदल चुकी थी। जब बात बढ़ी तो पुलिस बीच में आई और 25 मई 1967 को पुलिस की गोलीबारी में 11 लोग मारे गए, जिनमें 9 महिलाएं और 2 बच्चे थे। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। इस घटना ने विद्रोह को दबाया नहीं, बल्कि और भड़का दिया। गुस्से की ये आग दूसरे आदिवासी इलाकों में भी फैल गई और इसी गांव नक्सलबाड़ी के नाम से एक नए शब्द का जन्म हुआ, नक्सलवाद। अब इस आंदोलन को एक नेता और एक विचारधारा की जरूरत थी, और वो मिली चारू मजूमदार से। चीन के क्रांतिकारी नेता माओ त्से-तुंग से प्रभावित होकर मजूमदार ने साफ साफ लिखा कि असली क्रांति की ताकत बंदूक की नली से ही निकलती है। उनका मानना था कि चुनाव और लोकतंत्र से कुछ नहीं बदलने वाला, बदलाव सिर्फ और सिर्फ हथियारबंद संघर्ष से आएगा। तो नक्सलबाड़ी की वो चिंगारी अब एक बड़ी आग बन चुकी थी। अगले कुछ दशकों में इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। ये तेजी से फैला, फिर लगभग खत्म हो गया और फिर एक नए और ज्यादा खतरनाक रूप में वापस लौटा। देखिए हुआ क्या। 1969 में चारू मजूमदार ने एक नई पार्टी बनाई, CPI, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसका एक ही मकसद था, हथियारबंद क्रांति। लेकिन 1972 में मजूमदार की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई और आंदोलन कमजोर पड़ गया। फिर आया इमरजेंसी का दौर, जब हजारों नक्सलियों को जेल में डाल दिया गया। लगा कि सब खत्म।
लेकिन 1977 में जब नई सरकार ने इन कैदियों को छोड़ा तो उनमें से एक नेता कोंडापल्ली सीतारमैया ने अपना वादा तोड़ा। उसने एक नया और ज्यादा हिंसक संगठन बनाया, पीपल्स वॉर ग्रुप यानी PWG, और यहीं से संघर्ष का दूसरा और ज्यादा खूनी दौर शुरू हुआ। इस बार उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने गांवों को छोड़कर अपना बेस बनाया मध्य भारत के घने जंगलों में। उन्होंने उन आदिवासी समुदायों का भरोसा जीता जहां सालों से न सड़क पहुंची थी, न स्कूल, न अस्पताल। सीधी सी बात है, जहां सरकार नहीं पहुंची वहां नक्सली पहुंच गए और उन्होंने उन लोगों को अपना बना लिया। और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। नक्सलियों ने एक बहुत बड़े इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। जल्द ही अंदर की लड़ाइयों और बाहर के दबाव ने इस लाल साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, 2010 के आसपास देश के 10 राज्यों के 180 से ज्यादा जिलों पर नक्सलियों का असर था। ये भारत का लगभग 40% हिस्सा है। उन्होंने अपनी एक समानांतर सरकार बना ली थी, जिसे वो जनताना सरकार कहते थे। उनके अपने डिपार्टमेंट थे, अपनी अदालतें थीं, वो टैक्स भी वसूलते थे। लेकिन आज ये आंदोलन सिमटकर सिर्फ 18 जिलों में रह गया है। तो सवाल है, ये पतन हुआ क्यों? इसके कई कारण थे। एक तो उनके अपने ही नेताओं में भ्रष्टाचार और फूट पड़ गई। दूसरा, सरकार ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली और एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। शहरी नेटवर्क तोड़े गए, सरेंडर पॉलिसी लाई गई और सबसे जरूरी, आदिवासी इलाकों में विकास के काम तेजी से शुरू किए गए। नोटबंदी ने भी उनकी कमर तोड़ दी। और अब सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है, साल 2026। ये वो साल है जब सरकार का दावा है कि नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या वाकई आधी सदी से भी ज्यादा पुराना ये संघर्ष, भारत का ये सबसे लंबा युद्ध, आखिरकार खत्म हो जाएगा? इस कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है और इसका नतीजा उन करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेगा जो दशकों से इस हिंसा और अनिश्चितता के बीच जीने को मजबूर हैं।